नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष भादविया, सहायक आचार्य इतिहास विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री नामक वीडियो सीरीज में एक विशेष विषय को लेकर हाजिर हूँ। आज मानगढ़ बलिदान दिवस का 107वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, 17 नवंबर 2020। साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर हमारे राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के भीलों ने आत्मोत्सर्ग किया था, बलिदान दिया था। इसी विषय पर यह वीडियो है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं मानगढ़ धाम पर गया हूँ। मैंने वहाँ पर इंटरव्यू लिए हैं महंत रामचंद्र जी से एवं पूर्व एमएलए नाथूराम जी भगत से, और इसके अलावा मैंने फॉरेन डिपार्टमेंट के जो लेटर्स थे, जो उनके नेशनल आर्काइव्स में मौजूद पत्रावली थी, उन सब का मैंने अध्ययन किया है। साथ ही सेकेंडरी सोर्सेज प्रोफेसर वी के वशिष्ठ की किताब भगत मूवमेंट या अन्य जो पुस्तकें लिखी गई है राजस्थान में भील आंदोलनों से संबंधित, उनका अध्ययन करने के बाद ही मैं आपको इस विषय पे बता रहा हूँ। देखिए, मानगढ़ धाम जो आज वर्तमान में राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है, इसके उत्तर में राजस्थान है और दक्षिण में गुजरात है। मानगढ़ धाम अर्थात वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर धुनी है जो कि भीलों के लिए वहाँ पे पूजनीय स्थान है। साथ ही साथ अन्य जाति समाज के लोग भी वहाँ पूजा करने आते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भक्ति से वहाँ पहुँचते हैं, वार्षिक लगने वाले मेले में जाते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। अब ये प्रसिद्ध क्यों हुआ, यहाँ पर क्या घटना घटी, इस पर हम बात करते हैं। मानगढ़ पहाड़ी उस 1913 के काल में 3 राज्यों के बीच में एक ट्राई जंक्शन पॉइंट था। वो 3 राज्य थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सूंठ राज्य। सूंठ राज्य गुजरात में है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान में थे। अब इस पहाड़ी का नाम मानगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि करीब 500 साढ़े 500 साल पहले यहाँ पर मान सिंह चौहान नामक एक डाकू रहता था। उसने अपना छोटा सा कुछ ऐसा मकान टाइप बना रखा था, जो कि पहाड़ी दुर्गम थी, तो उसके रहने के स्थान से इसका नाम मानगढ़ पड़ा। कालांतर में मानगढ़ की पहाड़ी को गोविंद गुरु, जो कि भीलों के गुरु बन चुके थे और आदिवासियों के मसीहा कहा जाते हैं, उन्होंने इसे अपना मुख्य केंद्र बनाया। गोविंद गुरु की बात प्रारंभ करने से पहले मैं उनका बाल्यकाल लेता हूँ। देखिए, उनका जन्म 1858 में बांसिया गांव, डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ था और कोई बहुत बड़ी औपचारिक शिक्षा उनकी हुई नहीं थी। लेकिन मेवाड़ में जब स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रवास रहा, तब वे यहाँ पधारे और संभवतः उनके प्रवचन सुनकर उनके अंदर भी धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के प्रति एक अनुराग उत्पन्न हुआ। और उसके बाद 1883 में हम देखते हैं कि गोविंद गिरी ने समसभा नामक एक संगठन की रचना करी और समसभा नामक संगठन के अंतर्गत उन्होंने दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात एवं मध्य भारत के भीलों को संगठित करना प्रारंभ किया। उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन था। वे चाहते थे कि ये जो निगरे हैं, देखिए भीलों को, आदिवासियों को उस कालखंड में निगरे कहा जाता था कि वो पीछे हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, उन्हें सुगरे, साफ सुथरे एवं उपयुक्त बनाने की उन्होंने कोशिश करी। जैसा कि भारत में इससे पहले के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है या अन्य जो भी हुए हैं, उसके अंतर्गत ही यह एक विषय था। स्वामी गोविंद गिरी ने इस विषय को लिया और जो भील अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते थे, शराब पीते थे, मेहनत मजदूरी नहीं करते थे, उनके लिए ये नियम बनाए कि जो मेरा अनुयायी होगा वो भगत कहलाएगा और उसे शराब का त्याग करना होगा, अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा और आपसी झगड़े पंचायत के माध्यम से सुलझाने होंगे और शुचिता, साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। यह शपथ उनको लेनी थी भगत बनने के लिए। साथ ही उनसे यह अपेक्षा थी कि वे राज्य के द्वारा लिए जा रहे बेगार अर्थात जबरदस्ती की मेहनत करवाई जा रही है, जबरदस्ती की मजदूरी नहीं करेंगे और अन्य कर जो कि बिल्कुल स्वीकृत नहीं है भील समाज को, उन्हें नहीं देंगे। इस विचारधारा पे भगत आंदोलन खड़ा होता है
लेकिन इसी दरमियान जो भील भगत बन जाते हैं और जो भगत नहीं बनते हैं, उनके बीच में भी एक सामाजिक टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि डिवीजन हो चुका है आदिवासियों का भगत और नॉन भगत के मध्य। अब गोविंद गिरी, जो खुद दीक्षा ग्रहण करने के बाद गोविंद गिरी कहलाते हैं, क्योंकि इनके बचपन का नाम गोविंदा था, और चूंकि ये गुरु बन गए तो गोविंद गुरु हो गए। वैसे ये जन्म से बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनके मन में जो भीलों को सुधारने की, आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति थी, वे दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और मध्य भारत के भीलों के गुरु स्वीकार्य हुए। अब जो राज्य हैं उस कालखंड में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान के हैं, सोंथ राज्य जो कि गुजरात का है, ईडर जो कि गुजरात का है, इन राज्यों में विशेषकर इनका प्रवास होता रहा। इन्होंने अपने उद्बोधन दिए, लोग इनसे जुड़ते रहे। अब चूंकि ये तो सामाजिक और धार्मिक सुधार कर रहे थे, भीलों को उपयुक्त बना रहे थे ताकि भील अभिजातीय वर्ग में शामिल हो सके। उनको जो निचली दृष्टि से देखा जाता है, उस काल में उन्हें बांद्रा कहा जाता था, तो वे चाहते थे कि इनकी स्थिति सुधरे और ये भी इंसान है। उनका ये मत था कि ईश्वर एक है। इस आधार पर यह आंदोलन जब खड़ा होता है तो रियासतों को इनसे परेशानी होती है। देखिए, परेशानी का कारण सिर्फ यह नहीं था कि वे भीलों में सामाजिक जागृति ला रहे हैं, कारण यह था कि इन रियासतों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कैसे? शराब की बहुत सारी खपत भीलों के मध्य होती थी, करीब करीब हर भील शराब का सेवन करता था, लेकिन भगत बन जाने के बाद उसे शराब त्यागनी थी। ऐसी स्थिति में जो वहां के ठिकानेदार है, जागीरदार है, शासक हैं, उनकी आय में कमी हो गई। बांसवाड़ा राज्य में 1910 ईस्वी में करीब 18,470 गैलन शराब की खपत होती है, और 1913 में जस्ट 3 साल बाद यही खपत घटकर 5,154 गैलन रह जाती है। आप देखिए, करीब करीब 1/4 उसकी घट गई है। तो शराब बेचने से आबकारी आय होती है, वह आय भी गिर गई। इस प्रकार से राज्यों को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ा। अब जागीरदार, ठिकानेदार ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने, और बेगार भी नहीं देंगे, अत्यधिक दूसरे कर भी नहीं देंगे, तो उनको लगा कि उनका सम्मान जा रहा है, और वे जो सामंती वर्ग था वे गोविंद गिरी के इस कार्यों से रुष्ट हो गए। इस कारण से देशी रियासतों और गोविंद गिरी के मध्य भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब कालखंड औपनिवेशिक काल है, हालांकि पूरे भारत पर ब्रिटिश का कब्जा है, देशी रियासतें हैं और ब्रिटिश प्रोविंस है, लेकिन देशी रियासतों ने भी ब्रिटिश के साथ समझौते कर रखे थे। तो गोविंद गिरी का यह मानना था कि उनका जो संघर्ष है देशी रियासतों से ज्यादा न होकर फिरंगियों से है, भुरेटियों, वो उन्हें भुरेटियों कहते थे, भुरेटियों से है। अब गोविंद गिरी जिस भी राज्य में अपने प्रचार के लिए जाते, वो राज्य उन्हें बाहर निकाल देता। इवन डूंगरपुर राज्य ने भी उन्हें 3 दिन की जेल प्रदान करी। इसके बाद वे ईडर राज्य के बेहड़ा रोजड़ा गांव में चले गए। जब उनके अनुयायियों को पता चला कि हमारे गुरु ईडर राज्य में हैं, तो वो उनको मना कर लेके आए, और 1913 के अक्टूबर में वे मानगढ़ पहुंचे। और मानगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने भीलों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोविंद गुरु ने जहाँ जहाँ वह प्रचार करने जाते हैं, उपयुक्त स्थान देखकर धुनिया स्थापित करते हैं। धुनी और उनका एक झंडा जो 7 रंग का था, जिसे नेजा कहा जाता था, वे इनके निशान थे। तो धुनी और नेजा स्थापित करके उस स्थान पर पूजा होती थी। मूर्ति पूजा नहीं है, धुनी की पूजा है। धुनी में जो हवन होगा, यज्ञ होगा, उस तरह की बात है, उसमें नारियल चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से उस धुनी पर जो आते थे वे भगत हो जाते थे, वो उनकी बात मानते थे और वे अपनी स्थिति को इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन इन्हीं धुनियों पर जमींदारों, ठाकुरों और शराब के ठेकेदारों ने आक्रमण करने प्रारंभ किए। वे इन धुनियों को अपवित्र करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में 1913 से पूर्व ही गोविंद गिरी ने एक विशेष पुलिस दल का गठन किया, और उस पुलिस दल के नेतृत्वकर्ता को कोतवाल कहा गया। यानी हर प्रमुख धुनी पर एक कोतवाल होगा, जो भील होगा, वह धुनी की रक्षा करेगा अपने साथियों के साथ, और साथ ही साथ उस क्षेत्र के
झगड़ों को भी सुलझाएगा, अर्थात उनकी अपनी पंचायत होगी, उनके झगड़े वे स्वयं सॉल्व करेंगे और राज्य के पास मदद के लिए नहीं जाएंगे। तो यह भी एक कारण बनता है कि जो देशी राज्य हैं उनको लगता है कि ये तो एक स्वतंत्र सरकार स्थापित कर रहे हैं या समानांतर सरकार स्थापित कर रहे हैं। तो दूसरा कारण मैंने आपके सामने रखा, पहला कारण रखा था शराब की आय में कमी, और दूसरा देशी रियासतों को भय लगा कि ये स्वतंत्र सरकार स्थापित करने जा रहे हैं। अब जब 1913 में गोविंद गिरी मानगढ़ पहुंच जाते हैं तो एक ऐसा वो हर वर्ष कर रहे थे। 1903 में समसभा का पहला अधिवेशन मानगढ़ पे होता है। ऐसा नहीं है कि मानगढ़ अब पहली बार आ रहा है, वो रेगुलर मानगढ़ पहाड़ी पे धुनी है, वहां पे वो जाते हैं, भील एकत्रित होते हैं, मेला लगता है। और 1913 के अक्टूबर में जब वो पहुंचे वहां पे तो उन्होंने एक हलकारो पाडियो अर्थात भीलों का आह्वान किया कि वे लोग मानगढ़ पे आए, उनके साथ बैठक करनी है, आगे की रणनीति पर चर्चा करनी है। अब यहाँ पे विषय आता है कि ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से किस प्रकार से एक राजनीतिक रूप लेता है। क्या वाकई में गोविंद गिरी इसको एक राजनीतिक रूप देना चाहते हैं? क्या वाकई में उनकी मंशा भील प्रदेश स्थापित करने की है, या ये संशय सिर्फ देशी राज्यों में है और वे ऐसा संदेश अंग्रेजों तक पहुंचाते हैं? देखने की बात है। देखिए, मैंने आपको कहा जागीरदार और जो ठाकुर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, राजा तो देशी रियासतों का अपने महल में, वे लोग अपनी एक विशेष पुलिस स्थापित करते हैं और उस पुलिस के माध्यम से दुनिया पर आक्रमण करते हैं और जबरदस्ती भीलों पर ऐसा आरोप लगाते हैं डकैती का, लूटपाट का, और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो इसके विपरीत हमें देखने में आता है कि गोविंद गिरी ने अपनी खुद की पुलिस बनाई और कोतवाल नाम उन्होंने काम में लिया। अब 1913 में जब अक्टूबर महीने में मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी हैं, हलकारो पाड़ियों यानी कि भीलों का आह्वान किया जाता है और बड़ी संख्या में भील मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचते हैं। मैंने आपको बताया वीडियो के प्रारंभ में कि मैं मानगढ़ गया हूं। देखिए, जैसे कि किवंदिती है, जनश्रुति है, या कभी कोई कहता है कि 1.5 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए। मानगढ़ पहाड़ी पे एक पठार है, अब उस पर अधिकतम मुझे लगता है 25, 30, 40 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग भी लोगों में होगी। तो इस प्रकार से इतने ही लोग वहां इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक देखिए, मैं संख्या पे नहीं जाऊंगा कि कितने हताहत हुए, लेकिन इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, संभावना बता रहा हूं आपके पास। फिर जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो देशी रियासतों का भय बढ़ जाता है। इसमें दो तत्कालीन कारण और जुड़ जाते हैं। वे तत्कालीन कारण है कि गडरा थाने पर, जो कि बिल्कुल मानगढ़ पहाड़ी के पास है, 31 अक्टूबर को उस पर आक्रमण होता है और उस थाने को नष्ट किया जाता है भीलों के द्वारा, और वहां के 2 पुलिस अधिकारियों को वो पकड़ के ले जाते हैं, जिसमें से एक गिल मोहम्मद की पिटाई करने से मृत्यु हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा एपिसोड नहीं है। दूसरा तत्कालीन कारण मुझे लगता है 1 नवंबर को सूंठ राज्य से जो भील आ रहे होते हैं मानगढ़ पहाड़ी पे, वे लोग बीच में पड़ने वाले प्रतापनगर या प्रतापगढ़ के किले को जीत लेते हैं, उसका खजाना लूट लेते हैं। अब ये सूंठ राज्य के लिए समस्या हो गई, क्योंकि डायरेक्ट एक तरीके से ये चैलेंज हो गया। जब ये चैलेंज हो जाता है तो सूंठ राज्य तुरंत पत्र लिखता है अंग्रेज अधिकारियों को कि हमारे राज्य को भीषण खतरा है, और भील लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं मानगढ़ की पहाड़ी पे, कुछ ही समय बाद सूंठ राज्य पर आक्रमण कर देंगे। और उनका उद्देश्य सूंठ राज्य के भीलों, मध्य भारत के भीलों, राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के भीलों को एकत्रित करके भील प्रदेश बनाने की है। अब ये मैसेज अंग्रेजों तक जा रहा है। मैंने कहा गोविंद गिरी क्या सोच रहे हैं, इसमें संशय है, क्योंकि उनका जो प्रारंभ है वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, भीलों में जन जागृति है। अब घटना आगे बढ़ती है। 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच महू, बड़ौदा, अहमदाबाद, खेरवाड़ा, इन स्थानों से सैनिक टुकड़ियां मानगढ़ पहाड़ी की तरफ चलती है। इसमें जो विशेष कंपनी है 104 वेलेस्ली राइफल और मेवाड़ भील कॉर्प की 2 बटालियन, साथ ही राजपूताना रेजिमेंट है, 7th राजपूताना रेजिमेंट, और उनका साथ देने के लिए देशी राज्यों की सेना भी वहां पे आती है। बांसवाड़ा के 100 घुड़सवार, सूंठ राज्य के सैनिक, बरिया के ठाकुर और उस जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस। इस प्रकार से 6 से 12 नवंबर के मध्य सेना और पुलिस का एक मार्च होता है मानगढ़ पहाड़ी की तरफ। अब जो मेवाड़ भील कॉर्प के जो सैनिक हैं वे लोग भील हैं,
वे लोग चाहते हैं कि खून खराबा ना हो, शांति स्थापना हो जाए, तो वे प्रयास करते हैं। अब मेवाड़ बिल कॉर्प के जो कमांडेंट है कैप्टन स्टॉइकली, वे भी नहीं चाहते, तो वे एक प्रकार से समझौते की बात करते हैं गोविंद गिरी से। तो समझौते के बीच में जो उनके संदेशवाहक होते हैं वो आते हैं और बातचीत करते हैं। तो गोविंद गिरी फाइनली ये कहते हैं कि उनकी 33 मांगों को मान लिया जाए। मुख्य मांग उनकी क्या है? बेगार बंद हो, धूनी और धाम जहां स्थापित है उन्हें संरक्षित किया जाए, उन पर कोई आक्रमण ना हो, ऐसा आश्वासन दिया जाए। वन का जो उपज है जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर रखा है, देखिए अंग्रेजों के आगमन से पहले भीलों का इन इलाकों में स्वायत्त शासन था। इनकी लोकल ऑटोनॉमी को और इनके इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता था, क्योंकि ये वनवासी थे, वन में रहते थे, वन उत्पाद का भोग करते थे, उसी को बेच के या वहाँ खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन अंग्रेजी राज्य में इनके वन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वन उत्पाद ये ले नहीं सकते, तो इनकी भी एम्प्लॉयमेंट की, इनकी अर्थव्यवस्था पे एक तरीके से कुठाराघात हुआ। तो ये कारण बनता है अंग्रेजों के खिलाफ जाने का। अंग्रेजों के खिलाफ जाने का मुख्य कारण अंग्रेजों की वन नीति बनती है, और ये वन में रहते हैं तो वन से इनका सीधा जुड़ाव है। और इनको पता है कि भविष्य में होने वाले संघर्ष में अंग्रेज लोग अत्याधुनिक हथियार और डिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ आएंगे, तो इनको एक दृष्टि है कि आखिरी झगड़ा इनका किससे होना है, संघर्ष किससे होना है। अब जब ये बटालियन मानगढ़ पहाड़ी के नीचे आ जाती है, सुव्यवस्थित रूप से व्यूह रचना हो जाती है, संदेशवाहक आते जाते हैं, तो 33 मांगों में मैंने आपको कहा वन उपज का अधिकार सौंपना, बेगार बंद करना, और उनका जो मुख्य आदमी है पुंजा धीरजी पारगी, उस पर जो आरोप लगाया कि गडरा थाना उसने जलाया है, उसको बेकसूर घोषित किया जाए। और गोविंद गिरी उस मानगढ़ पहाड़ी पे करीब करीब 1.25 महीना, उन्होंने लिखा है 1.5 महीना और 7 दिन में वहां और रहूंगा, मैं अपनी पूजा अर्चना कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, मुझे शांति से करने दी जाए। और उनकी पंचायतें जो आपसी मामला सॉल्व करती है उनको मान्यता दी जाए। अर्थात तो कुल मामले में कोई भील प्रदेश की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वे स्वायत्तता मांग रहे हैं, बहुत बेसिक स्वायत्तता मांग रहे हैं, लोकल ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, और उनके जो पूर्ववर्ती अधिकार है वे उन्हें प्राप्त हो। साथ ही अगर भील इंप्रूव कर रहे हैं सोशल हियरार्की में, सामाजिक स्थिति उनकी इंप्रूव हो रही है, तो वो करने दी जाए, वो उनकी बेसिक मांगे हैं। लेकिन चूंकि देशी रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ा दबाव डाला कि आप इस मानगढ़ पहाड़ी को खाली कराइए, इन भीलों को दंडित कीजिए, गोविंद गुरु को सजा दीजिए, तो अंग्रेज तो देशी रियासतों के साथ मिलकर ही भारत पर राज कर रहे थे। और दूसरा कारण जो अंग्रेजों को खटक रहा है, जो संभवतः एक अच्छा कारण है, 1899 में जो छप्पनिया अकाल पड़ता है इस इलाके में, उसके बाद जब आर्थिक स्थिति भीलों की, अन्य लोगों की कमजोर होती है, तो ईसाई मिशनरी यहाँ पेनेट्रेट करते हैं इस इलाकों में, वन में, और भीलों को कन्वर्जन करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि उसी दौरान ये एक आंदोलन चल रहा है गोविंद गिरी का भगत आंदोलन, तो वहां पर ईसाई मिशनरियों की दाल नहीं गलती, तो ईसाई मिशनरी भी एक दबाव डालते हैं कि गोविंद गिरी को सबक सिखाया जाए और गोविंद गिरी के आंदोलन को समाप्त किया जाए। तो ये दो कारण जान पड़ते हैं अंग्रेजों के लिए। अब 1913 में वापस आते हैं, तो 12 नवंबर तक ये सारी घटना होती है। फिर आखिरी संदेशवाहक 15 नवंबर 16 नवंबर तक की बात चलती है। इस बीच लॉर्ड हार्डिंग, उस समय के जो वायसरॉय हैं, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि मानगढ़ की पहाड़ी को खाली करा दिया जाए। यानी ये आदेश, ये जो डिसीजन है मानगढ़ पहाड़ी पे आक्रमण का, ये रीजनल या क्षेत्रीय निर्णय नहीं है, इसमें उस समय के भारत के वायसरॉय इन्वॉल्व थे। अब इसके बाद 17 नवंबर को आक्रमण प्रारंभ किया जाता है। मानगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण बाई तरफ स्टोइकले की कंपनी, जो इसका नेतृत्व स्टोइकले कर रहे हैं, मेवाड़ बिल कॉर्प्स, वे लोग अपना धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन मुख्य आक्रमण 104 वेलेस्ली राइफल को करना है, जिसके अधिकारी मेजर बेली हैं, और उनके पास मशीन गन की एक टुकड़ी भी है। तो करीब 4 बजे वो मूवमेंट चालू करते हैं। देखिए 17 नवंबर की तारीख है, अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी
सर्दी प्रारंभ हो चुकी है और करीब 6 बजे वे उपयुक्त स्थान पे पहुंच जाते हैं। उनका जो मूवमेंट है अंबादरा गांव वहां से प्रारंभ होता है, जो पास ही है मानगढ़ पहाड़ी के। अब इस प्रकार से वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और वहां वन है, पेड़ों की ओट में छिपते छिपाते वो काफी रास्ता तय कर लेते हैं। यानी स्टोइकले जब तक 3/4 पहाड़ी चढ़ते हैं तब तक तो भीलों को भनक ही नहीं लगती। अब ऊपर भीलों ने क्या तय कर रखा है, उन्होंने पत्थरों के कुछ दीवारें बना रखी है, अपने मोर्चे स्थापित कर रखे हैं। यानी उन्हें भी अनुमान है कि आक्रमण हो सकता है। उनके पास भी हथियारबंद भील हैं, उनके पास भी सामान्य बंदूकें हैं, जिसके बलबूते वे विचार कर रहे हैं कि अंग्रेजों की डिसिप्लिन्ड आर्मी और उनके हथियारों का मुकाबला कर लेंगे। उनके बीच में जो हिम्मत का कारण है, वो हिम्मत का कारण है गोविंद गिरी का आशीर्वाद और एक देवीय शक्ति की कल्पना कि शायद उस शक्ति की बदौलत वे बच जाएंगे और अंग्रेजों को पराजित कर पाएंगे। अब करीब 7 बजे तक ये जो 104th राइफल्स और मेवाड़ व्हील कॉर्प्स ये ऊपर पहुंच जाती है और फर्स्ट फायरिंग 8 बजे के लगभग स्टार्ट होती है और 2 घंटे तक ये फायरिंग की आवाज आती है और 10:30 बजे तक पूरा मामला संपूर्ण शांत हो जाता है। करीब 2 घंटे तक ये फायरिंग रहती है। अब 2 घंटे फायरिंग हुई है साथियों, मैंने आपको बताया कि हड़कालो पहाड़ियों यानी काफी लोग एकत्रित हुए हैं, ये बात तय होती है, लेकिन इनकी ज्यादा संख्या नहीं है, 30-35 हजार की निश्चित संख्या मानी जाती है। अब हलकारो पहाड़ियों के बाद जब ये मशीन गन के साथ ऊपर जा रहे हैं और 2 घंटे फायरिंग हो रही है, यानी 2 घंटे तो उन्होंने युद्ध किया है, इस विषय पे ध्यान दीजिएगा। फिर पुंजाधीर जी पारगी सबसे पहले वे शांति का प्रस्ताव रखते हैं, मुंह में घास लेके दौड़ते हुए आते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा दिए गए डाटा में 900 भीलों ने आत्मसमर्पण किया और 800 लोगों का घायल होना बताया गया है, जिनका सामान्य उपचार करने के बाद छोड़ दिया गया। साथ ही अंग्रेज अधिकारी बताते हैं कि काफी सारे भील भाग गए, जो पकड़े गए उसमें और जो आत्मसमर्पण किया उसमें पुंजा भील और गोविंद गिरी भी शामिल हैं। यह एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि महिलाओं ने भी अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है। 15-20 महिलाओं की टुकड़ी थी, उसमें पुंजाधीर जी पारगी की लड़की कमला और कालीबाई रोत शामिल है। कालीबाई रोत और कमला की मृत्यु होती है और इस प्रकार से महिलाओं का बलिदान भी हमें इस घटना में दृष्टिगोचर होता है। जब गोविंद गिरी आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और 2 फरवरी 1914 को जो विशेष अदालत बैठती है वह गोविंद गिरी को मृत्युदंड देती है, पुंजाधीर जी को आजीवन कारावास देती है। लेकिन उस समय राजस्थान या राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल एलियट ग्राहम कोल्विन वो भीलों के साथ हमदर्दी व्यक्त करते हैं और वे नहीं चाहते कि गोविंद गुरु को मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि इससे दोबारा रोष उत्पन्न होगा और ये आंदोलन ज्यादा हिंसात्मक हो जाएगा। अभी ये आंदोलन हिंसात्मक नहीं था, वे एक जगह इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहीं आक्रमण नहीं किया था। तो इस दृष्टिकोण के साथ और गोविंद गुरु के माफीनामा लिखने के पश्चात उनकी सजा को मृत्युदंड से घटाकर 20 वर्ष कर दिया जाता है। उसके बाद वायसराय की अनुशंसा पे उसको 10 वर्ष कर दिया गया। तो गोविंद गुरु को तो अहमदाबाद जेल में रखा गया, लेकिन पुंजाधीर जी पारगी को काले पानी की सजा हुई, अर्थात सेल्युलर जेल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसी प्रकार कई लोगों को भी सजा हुई और ये संख्या करीब ब्रिटिश रिपोर्ट्स में 30 के आसपास है जिनको कड़ी सजा हुई, बाकी लोगों को सामान्य सजा और फिर छोड़ दिया गया। अब हम इस विषय पे आते हैं कि ये जो घटना हुआ उसमें क्या संभावित संख्या रही होगी। देखिए साथियों, मैं कोई संख्या को एग्जैक्टली बता पाने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि जो भी मैंने ओरल इंटरव्यू वहां पे लिए हैं उसके आधार पर भी ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिश रिपोर्ट्स है उसमें ये संख्या अधिकतम 25 है और जनश्रुति और ओरल ट्रेडिशंस के आधार पर यह संख्या कभी कोई 1500 बताता है, कभी कोई 2000 बताता है, 3000 बताता है। अब विषय क्या है कि जब 2 घंटे फायरिंग चली
तो निश्चित रूप से हताहतों की संख्या अधिक रही होगी, क्योंकि एकदम से उन्होंने हथियार डाले नहीं होंगे। और जो 900 लोग पकड़े गए जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसमें से 300 के पास टोपीदार बंदूकें थी। अब कितने लोग हताहत हुए? जब मैंने नाथूराम जी भगत, जिन्होंने 1957 में पहली बार जाकर पुनः इस धुनी को जिंदा किया, से इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि करीब 1500 लोग मारे गए। तब मैंने उनको कहा था कि यहाँ तो ब्रिटिश रिपोर्ट्स तो 25 की बता रही है, नेशनल आर्काइव्स में यही डाटा है। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि जो लोग मारे गए वो अपने परिवार में जब गए, उनकी लाश को ले जाया गया, तो उन्होंने इस चीज को छिपाया कि उनके घर में कोई बलिदान हुआ है। उन्हें यह भय था कि अंग्रेज उनके घर पर या किसी दूसरे जो उनके घर पर है उसको बंदी न बना ले, या पूरे घर को प्रताड़ित न कर दे, या देशी रियासतों ने अगर घर चिन्हित कर लिए तो समस्या भयंकर होगी। ऐसी परिस्थिति में उनके शवों को या तो गाड़ दिया गया या जला दिया गया, अर्थात जो भील लोग मानगढ़ की पहाड़ी पर हताहत हुए उनको छिपाया गया। उन्हें भय था कि अगर ये अंग्रेजों को उनके घर पता चल गए या देशी रियासतों को पता चल गए तो वे घर पर आकर सभी को बंदी बना लेंगे, सभी को प्रताड़ित करेंगे। तो ये नाथूराम जी भगत का जो तर्क था मुझे उचित लगा कि क्यों संख्या सामने नहीं आई, और जनश्रुति में ये 1500 की संख्या बताई गई। अब अंग्रेजों को तो डाटा छुपाना ही था, ये भी एक नजर आता है, लेकिन मैं फिर भी किसी संख्या को नहीं लाऊंगा इस पिक्चर में। अब इस जो बलिदान हुआ है मानगढ़ की पहाड़ी पर, बलिदान इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि भीलों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। इससे पहले भी भील आंदोलन भारत में हुए हैं, बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया है, और बिहार, छोटा नागपुर प्लेट्यू में कई सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं। लेकिन इस आंदोलन की रूपरेखा अलग है। यह सामाजिक धार्मिक आंदोलन होकर एक प्रकार से अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, क्रूर नीति, देशी रियासतों की क्रूर नीति, उसके विरुद्ध था। यहाँ पे विषय भीलों के हौसले, उनकी दृष्टि, दूरदृष्टि, उनकी कार्यक्षमता और उनमें जज्बे की है। और उन्होंने अपने गुरु के कहने पर युद्ध लड़ा, बलिदान दे दिया और अमर हो गए। उस कालखंड में जब अन्य राज्यों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, पूरे भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत थी, और कोई बहुत बड़ा 1857 ईस्वी के बाद क्रांति भारत में नहीं हुई थी, तब इस प्रकार के क्षेत्रीय क्रांति ने अंग्रेजों के मस्तिष्क में जरूर एक भय उत्पन्न किया कि हाँ, ये जो भील हैं, आदिवासी हैं, जो कि निगरे जिन्हें कहा जाता है, जो कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं, वे हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो भविष्य में स्थिति गंभीर हो सकती है। ये एक प्रकार से अंग्रेजी ताकत को चैलेंज था भीलों का, और भीलों ने अपने गुरु के आह्वान पर निश्चित रूप से महान बलिदान किया, और अंग्रेजों को इससे भविष्य में भीलों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाना पड़ा। अब इस शहादत के परिणाम ये हुए कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों को कहा कि वे भीलों के मामले में हस्तक्षेप न करें, उनके सामाजिक धार्मिक सुधारों को जारी रहने दें, और गोविंद गुरु को भी उन्होंने करीब करीब 10 साल की सजा के बाद माफ कर दिया। लेकिन गोविंद गुरु इन देशी रियासतों में जा नहीं सकते थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सूंत, ईडर। तो उन्होंने पंचमहल जिले के जालोद तालुक में कंबोई गांव में अपना स्थान तय किया। वहीं पर रहते हुए, वहीं पे पुनः जागृति फैलाते हुए 1931 में उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, मैं कैसे कह रहा हूं कि भीलों का सीधा आंदोलन और सीधा लक्ष्य अंग्रेज थे, क्योंकि जो कविताएं, जो गीत वो गाते हैं गोविंद गुरु, वो कहते हैं भुरेटिया नी मानू रे, मानगढ़ मारी धुनी है, भुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। ये शब्द आज भी मानगढ़ और आसपास के आनंदपुरी, भूकिया, अंबादरा, अन्य कई क्षेत्रों में प्रचलित है। अब इस शहादत का परिणाम ये हुआ कि भीलों में जन जागृति ज़्यादा फैली, उनको अपने हिम्मत और हौसले की कीमत समझ में आई कि कैसे वे परिवर्तन ला सकते हैं। अहिंसात्मक से उन्होंने बहादुरी का कारनामा कर दिखाया।
और इस आंदोलन से अन्य जातियों में भी हिम्मत बढ़ी। और जो किसान आंदोलन इसके बाद हम होते हुए दिखते हैं, क्योंकि राजस्थान में मुख्य किसान आंदोलन 1917 के बाद ही होते हैं, तो संभवतः ये इसी शहादत की देन है कि किसानों में भी जागृति आई और उन्होंने देशी रियासतों, ठाकुरों और अंग्रेजों के प्रति एक अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा किया। तो निश्चित रूप से मानगढ़ का बलिदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है और इसको नेशनल हिस्ट्री में स्थान मिलना चाहिए। और इसके माध्यम से आज भी हम जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है उसको सुधारने में यह घटना मदद कर सकती है कि किस प्रकार से जिन्हें समाज में निचला माना जाता है वे लोग इम्प्रूव हो सकते हैं, वे लोग अभिजातीय वर्ग के बराबर आ सकते हैं, वे थोड़ा सा अपने अंदर धार्मिक और सामाजिक सुधार करके एक नए भारत का सृजन कर सकते हैं। धन्यवाद।